हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिक्शन वर्स, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज हम लेकर आए हैं जॉर्ज आर मार्टिन की महाकाव्य किताब अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के पहले भाग अ गेम ऑफ थ्रोन्स का चैप्टर 66। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि ब्रान स्टार्क, जो अब अपने टूटे हुए शरीर के साथ नए तरीके से दुनिया को महसूस करना सीख रहा है, कैसे सर्दियों की ठंडी हवाओं और विंटरफेल के बदलते माहौल में अपनी जगह खोजने की कोशिश करता है। हम उसके सपनों, डर और उस अनजाने खिंचाव को महसूस करेंगे जो उसे एक रहस्यमय और जादुई रास्ते की ओर खींच रही है। पुरानी कहानियों, किलों के सन्नाटों और परछाइयों में छिपे रहस्यों के बीच ब्रान की यह यात्रा सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की भी है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 66। सबसे बड़े लड़के वे थे जो अपनी नामकरण की 17-18 बरसगांठ पार कर चुके थे। एक तो 20 से भी ऊपर का था, बाकी ज्यादातर उससे छोटे, 16 साल या उससे भी कम उम्र के। ब्रान मास्टर लूविन के मीनार वाले कमरे की बालकनी से उन्हें देख रहा था। नीचे प्रांगण में वे लड़के गुनगुनाते, गुर्राते, कराहते और बड़बड़ाते हुए अपने डंडों और लकड़ी की तलवारों को झूल रहे थे। लकड़ी से लकड़ी के टकराने की खटखट पूरे आंगन में गूंज रही थी, जिसे बीच बीच में चमड़े या मांस पर पड़े वार की थप्प और दर्द की चीखें तोड़ देती। सेर रॉड्रिक लड़कों के बीच घूम रहे थे, उनकी सफेद मूंछों के नीचे चेहरा लाल हो रहा था और वे हर एक पर कुछ न कुछ झिड़क रहे थे। ब्रान ने उन्हें कभी इतना सख्त नहीं देखा था। नहीं, 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 वे बार बार कह रहे थे। ये लोग अच्छा नहीं लड़ते, ब्रान ने शक भरे लहजे में कहा। उसने समर के कान के पीछे आलस से खुजाया, जो कि एक बड़े मांस के टुकड़े को चीर फाड़ रहा था। हड्डियां उसके मजबूत दांतों के बीच चटक रही थी। बिल्कुल सही, मास्टर लूविन ने गहरी सांस लेकर सहमति जताई। वे अपने बड़े माइरिश दूरबीनुमा लेंस से आसमान में नीचे लटके लाल धूमकेतु की स्थिति और उसकी छाया का माप ले रहे थे। पर वक्त मिलने पर सेर रॉड्रिक सही कह रहे हैं, हमें दीवारों पर पहरा देने वाले आदमी चाहिए। तुम्हारे पिता राजा के दरबार के लिए अपने सबसे अच्छे सैनिक साथ ले गए और तुम्हारा भाई बाकी को, साथ ही आसपास के गांवों के सारे अच्छे जवान अपने संग ले गया। बहुत से वापस नहीं लौटेंगे और हमें उनकी जगह लेने के लिए नए आदमी खोजने होंगे। ब्रान ने नीचे पसीने से भीगते लड़कों को नाराज निगाहों से घूरा। अगर मेरे पैर ठीक होते तो मैं सबको हरा देता, उसे याद आया। आखिरी बार उसने तलवार पकड़ी थी जब राजा विंटरफेल आया था। वो भी लकड़ी की तलवार थी, फिर भी उसने प्रिंस टॉमेन को 50 बार धराशायी कर दिया था। सेर रॉड्रिक मुझे पोलैक्स चलाना सिखाए। अगर मेरे पास लंबा सा पोलैक्स हो तो होडोर मेरे पैर बन सकता है। हम दोनों मिलकर एक शूरवीर की तरह लड़ सकते हैं। मुझे लगता है यह संभव नहीं, मास्टर लूविन ने कहा। ब्रान, जब कोई आदमी लड़ता है तो उसके हाथ, पैर और दिमाग तीनों एक साथ काम करते हैं। नीचे आंगन में सेर रॉड्रिक गरज रहे थे, तुम हंस की तरह लड़ते हो। वो तुम्हें चोंच मारे तो तुम उसे और जोर से चोंच मारो। रोकना सीखो, वार को ढालो। हंस वाली लड़ाई असली जंग में काम नहीं आती। अगर ये तलवारें असली होती तो पहली ही चोंच में तुम्हारा हाथ उड़ जाता। किसी लड़के ने हंस दिया और बूढ़ा योद्धा उसकी तरफ घूम गया। तुम हंस रहे हो, हिम्मत देखो इसकी। तुम तो साही जैसे लड़ते हो। एक शूरवीर था जो देख नहीं सकता था, ब्रान ने जिद में कहा, जबकि नीचे से रॉड्रिक की डांट चल रही थी। ओल्ड मैन ने मुझे बताया था। उसके पास दोनों सिरों पर धार वाले लंबे डंडे थे। वो उसे घुमाकर एक साथ 2 आदमियों को काट सकता था। साइमोन स्टाराइज, लूविन ने कहा, अपनी किताब में नंबर लिखते हुए। जब उसने अपनी आंखें खो दी तो उसने खाली खोखलों में तारों जैसे नीलम जड़ लिए थे, ऐसा गायक कहते हैं। ब्रान, ये सिर्फ कहानी है, जैसे फ्लोरियन द फूल की दास्तान।
वीरों के युग की एक गाथा। तुम्हें ये सपने छोड़ देने चाहिए, वरना ये तुम्हारा दिल तोड़ देंगे। सपनों की बात सुनकर ब्रान को याद आया, कल रात फिर से मैंने उस 3 आंखों वाले कौवे को देखा। वो मेरे कमरे में उड़ा आया और बोला, मेरे साथ चलो। मैं चला गया। हम दोनों क्रिप्ट्स में गए। वहां पिता थे और हमने बातें की। वो उदास थे। और क्यों? लुविन अब भी अपनी दूरबीन से झांक रहे थे। शायद जॉन से जुड़ी कोई बात थी। यह सपना बाकी सभी कौवे वाले सपनों से ज्यादा बेचैन करने वाला था। होडोर क्रिप्ट्स में नहीं जाता। मैस्टर आधा ही सुन रहे थे। ब्रान को महसूस हुआ। उन्होंने दूरबीन से आंख हटाई, पलकें झपकाईं। होडोर नहीं जाता क्रिप्ट्स में। जब मैं जागा तो मैंने उससे कहा कि मुझे नीचे ले चले, ताकि देख सकूं कि पिता सच में वहां हैं या नहीं। पहले तो उसे मेरी बात समझ नहीं आई, लेकिन मैंने उसे यहां वहां चलने को कहा तो वो सीढ़ियों तक आ गया, मगर फिर नीचे नहीं गया। बस सीढ़ियों के ऊपर खड़ा रहा और होडोर कहता रहा, जैसे अंधेरे से डर रहा हो, जबकि मेरे पास मशाल भी थी। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं उसे ओल्ड नैन की तरह सिर पर थप्पड़ मार ही देता, लेकिन उसने जल्दी से जोड़ा, मैंने मारा नहीं। अच्छा किया। होडोर एक इंसान है, खच्चर नहीं जिसे पीटा जाए। सपने में मैं कौवे के साथ उड़कर नीचे चला गया था, लेकिन जागते हुए मैं ऐसा नहीं कर सकता, ब्रान ने समझाया। तुम नीचे क्यों जाना चाहते हो? मैंने बताया तो, पिता को ढूंढने। मास्टर लुविन ने अपनी गर्दन की जंजीर खींची, जैसे वे हमेशा असहज होने पर करते थे। ब्रान, प्यारे बच्चे, एक दिन लॉर्ड एदार्ड पत्थर की समाधि में अपने पिता और उनके पिता और उन सब स्टॉक्स के साथ होंगे जो पुराने किंग्स इन द नॉर्थ थे। लेकिन वो दिन अभी कई साल दूर है, अगर देवता अच्छे रहे। तुम्हारे पिता रानी के कैदी हैं, किंग्स लैंडिंग में। तुम्हें वो क्रिप्ट्स में नहीं मिलेंगे। वो कल रात वहां था। मैंने उससे बात की थी। मास्टर लुविन ने लंबी सांस छोड़ी, किताब एक तरफ रख दी। जिद्दी लड़के, क्या तुम सच में जाकर देखना चाहोगे? मैं नहीं जा सकता। होडोर नहीं जाता, और डांसर के लिए सीढ़ियां बहुत संकरी और टेढ़ी हैं। मुझे लगता है इसका हल मेरे पास है। होडोर की जगह जंगली औरत ओशा को बुलाया गया। लंबी, मजबूत और शिकायत से कोसों दूर, जहां भी जाने का हुक्म मिले, तैयार। मैंने अपनी जिंदगी दीवार के पार बिताई है, जमीन के नीचे का एक गड्ढा मुझे नहीं डराएगा, मालिको, उसने कहा। समर, इधर आओ, ब्रान ने पुकारा, जब ओशा ने उसे अपनी तार जैसी मजबूत बाहों में उठा लिया। डायर वुल्फ हड्डी छोड़कर उनके पीछे चल पड़ा, जबकि ओशा ब्रान को लेकर आंगन पार करके नीचे, धरती के भीतर ठंडी और अंधेरी तिजोरियों की तरफ जाती सर्पिल सीढ़ियों पर उतरने लगी। आगे आगे मास्टर लुविन मशाल लिए चल रहे थे। ब्रान को इस बात का ज्यादा बुरा भी नहीं लगा कि वो उसकी पीठ पर नहीं, बल्कि बाहों में उसे उठाए हुए थी। सेर रॉड्रिक ने ओशा के गले की लोहे की जंजीर हटाने का हुक्म दे दिया था, क्योंकि वह विंटरफेल आने के बाद से ईमानदारी और वफादारी से सेवा कर रही थी। फिर भी उसके पैरों में भारी लोहे की बेड़ियां अब भी थी, इस बात का संकेत कि पूरी तरह भरोसा अब भी नहीं किया गया, मगर वे उसकी मजबूत चाल में जरा भी रुकावट नहीं डाल रही थी। ब्रान को याद नहीं कि आखिरी बार वह क्रिप्ट्स में कब गया था। यकीनन बहुत पहले। जब वह छोटा था, तब वह यहाँ रॉब, जॉन और अपनी बहनों के साथ खेला करता था। काश वे सब यहाँ होते तो शायद ये जगह इतनी अंधेरी और डरावनी न लगती। समर ने गूंजते अंधेरे में कदम रखा, फिर ठिठक गया, सिर उठाकर ठंडी, मरी हुई हवा को सूंघा। उसने दांत निपोर दिए और धीरे धीरे पीछे हटा। उसकी सुनहरी आंखें मशाल की रोशनी में चमक रही थी। ओशा जैसी लोहे सी सख्त औरत भी कुछ असहज सी लगी। चेहरों से ही लगता है ये लोग बड़े सख्त मिजाज के रहे होंगे,
उसने पत्थर के तख्तों पर बैठे ग्रेनाइट के लंबे कतार में जमे स्टॉक्स को देखते हुए कहा। ये विंटर के किंग्स थे, ब्रान ने फुसफुसाकर कहा। इस जगह ऊंची आवाज में बोलना कुछ गलत सा लग रहा था। ओशा मुस्कुराई, विंटर का कोई राजा नहीं होता। अगर तुमने देखा होता तो जानते, ग्रीष्म पुत्र। ये हजारों साल तक किंग्स इन द नॉर्थ थे। मास्टर लूविन ने मशाल ऊंची उठाई ताकि रोशनी पत्थर के चेहरों पर गिरे। कुछ के चेहरे बालों और दाढ़ी से ढके थे, ऐसे बिखरे और जंगली जैसे उनके पैरों के पास झुके भेड़िए। कुछ के चेहरे साफ मुंडे, तीखे और कड़े, गोद में रखी लोहे की लंबी तलवारें उनकी गोद में। कठिन समय के कठिन इंसान। आओ। वे मजबूत कदमों से आगे बढ़ने लगे, पत्थर के खंभों की कतार और अनगिनत उकेरी गई मूर्तियों के बीच। मशाल की लौ पीछे एक लकीर की तरह लहराती रही। तिजोरी बेहद लंबी थी, विंटरफेल से भी लंबी। जॉन ने एक बार बताया था कि इसके नीचे और भी गहरे, अंधेरे तहखाने हैं, जहां पुराने राजा दफन हैं। मशाल का उजाला खोना खतरनाक होता। समर सीढ़ियों से आगे बढ़ने को तैयार नहीं था, यहां तक कि जब ओशा मशाल के पीछे पीछे ब्रान को बाहों में लिए आगे बढ़ी, तब भी नहीं। तुम्हें इतिहास याद है, ब्रान? चलते चलते लूविन ने पूछा। ओशा को बताओ ये लोग कौन थे और क्या किया, अगर याद हो। ब्रान की नजर गुजरते चेहरों पर गई और कहानियां ज़हन में लौट आईं। मास्टर ने उसे ये किस्से सुनाए थे और ओल्ड मैन ने उन्हें जिंदा कर दिया था। वो हैं जॉन स्टार्क। जब समुद्री लुटेरे पूरब में उतरे तो उन्होंने उन्हें खदेड़ दिया और व्हाइट हार्बर का किला बनाया। उनके बेटे थे रिकर्ड स्टार्क, मेरे दादा नहीं, एक और रिकर्ड। उन्होंने मार्श किंग से द नेक छीना और उसकी बेटी से शादी की। वो दुबला पतला, लंबे बाल और पतली दाढ़ी वाला है। थियोन स्टार्क, उसे हंग्री वुल्फ कहते थे क्योंकि वो हमेशा युद्ध में रहता था। वो हैं ब्रैंडन, लंबे कद और सपनों में खोए चेहरे वाले, ब्रैंडन द शिपराइट, क्योंकि उन्हें समुद्र से प्रेम था। उनकी समाधि खाली है। उन्होंने सनसेट सी पार करने की कोशिश की और फिर कभी लौटे ही नहीं। उनके बेटे थे ब्रैंडन द बर्नर, जिन्होंने दुख में अपने पिता के सारे जहाज जला डाले। वो हैं रॉड्रिक स्टार्क, जिन्होंने एक कुश्ती में भालू द्वीप जीता और मॉमोंट परिवार को दे दिया। और वो हैं टॉरहन स्टार्क, द किंग हू नील्ट। वो आखिरी किंग इन द नॉर्थ और पहले लॉर्ड ऑफ विंटरफेल थे, जब उन्होंने एगॉन द कॉन्करर के आगे घुटने टेक दिए। ओह, और वो हैं क्रेगन स्टार्क, उन्होंने प्रिंस एमन से लड़ाई की थी और ड्रैगन नाइट ने कहा था कि उसने कभी इतना बेहतर तलवारबाज नहीं देखा। वे अब लगभग आखिरी छोर पर थे और ब्रान के दिल में एक उदासी उतर आई। और ये हैं मेरे दादा, लॉर्ड रिकर्ड, जिन्हें मैड किंग एरिस ने सिर कलम किया। उनकी बेटी लियाना और बेटा ब्रैंडन उनकी समाधि के पास हैं। नहीं, मैं नहीं, एक और ब्रैंडन, मेरे पिता के भाई। इनके लिए मूर्तियां नहीं होनी चाहिए थी, ये सिर्फ लॉर्ड्स और किंग्स के लिए होती हैं, मगर पिता ने उनसे इतना प्रेम किया कि बनवाई। लड़की बड़ी सुंदर थी, ओशा ने कहा। रॉबर्ट उससे शादी करने वाला था, मगर प्रिंस रेगार ने उसे अगवा कर लिया और बलात्कार किया, ब्रान ने बताया। रॉबर्ट ने उसे वापस लाने के लिए युद्ध किया। उसने ट्राइडेंट पर रेगार को हथौड़े से मार डाला, मगर लियाना मर गई और वो उसे कभी वापस नहीं ला सका। दुख भरी कहानी है, ओशा ने कहा, मगर वे खाली कब्रें और भी दुख देती हैं। ये है लॉर्ड एदार्ड की कब्र, जब उनका समय आए, लूविन ने कहा। क्या यही तुमने सपने में अपने पिता को देखा था, ब्रान? हाँ, याद आते ही ब्रान सिहर उठा। उसने अंधेरे में इधर उधर देखा, गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। क्या उसने कुछ सुना? कोई यहां था? लूविन मशाल लिए खुले मकबरे की ओर बढ़े। जैसा देख रहे हो, वो यहां नहीं है और कई साल तक यहां नहीं होंगे। सपने बस सपने होते हैं, बच्चे। उन्होंने अपना हाथ उस काले अंधेरे में डाला
जैसे किसी बड़े जानवर के मुंह में। देख रहे हो? ये तो बिल्कुल। अंधेरा दहाड़ते हुए उन पर झपटा। ब्रान ने हरे अंगारों जैसी आंखें देखी, दांतों की चमक और कोयले जैसे काले फर की झलक, जैसा उस गड्ढे के अंधेरे में घुला हुआ हो। मास्टर लुविन चिल्लाए, हाथ उठाए, मशाल उनकी उंगलियों से छूट गई, पत्थर के ब्रैंडन स्टार्क के चेहरे से टकराई, फिर उसके पैरों के पास गिरी, लौ उनकी टांगों पर चढ़ने लगी। कांपती रोशनी में उन्होंने देखा, लुविन एक डायर वुल्फ से जूझ रहे थे, एक हाथ से उसके मुंह को मारते हुए जबकि जबड़े उनके दूसरे हाथ को जकड़े हुए थे। समर, ब्रान चिल्लाया। और समर आया, पीछे के अंधेरे से छलांग लगाते हुए, एक साए की तरह। वो शैगी डॉग से टकराया और दोनों भेड़िए लुढ़कते गिरते, दांत और पंजों से एक दूसरे को नोचते, काटते रहे। लुविन घुटनों के बल उठने की कोशिश कर रहे थे, उनका हाथ फटा और खून से भीगा था। ओशा ने ब्रान को लॉर्ड रिकर्ड के पत्थर के भेड़िए के सहारे टिका दिया और मास्टर की मदद को दौड़ी। कांपती मशाल की रोशनी में 20 फुट ऊंचे साए जैसे भेड़िए दीवारों और छत पर लड़ रहे थे। शैगी, एक छोटी सी आवाज आई। ब्रान ने ऊपर देखा, उसका छोटा भाई पिता की कब्र के दरवाजे पर खड़ा था। समर के चेहरे पर आखिरी वार मारकर शैगी डॉग पीछे हटा और रिकॉन के पास जा खड़ा हुआ। मेरे पिता को अकेला छोड़ दो, रिकॉन ने लुविन से कहा। उन्हें अकेला छोड़ दो। रिकॉन, ब्रान ने धीरे से कहा, पिता यहां नहीं है। मैंने उन्हें देखा है, रिकॉन की आंखों में आंसू चमक रहे थे। मैंने उन्हें कल रात देखा, सपने में। रिकॉन ने सिर हिलाया। तुम उन्हें छोड़ दो, वो घर आ रहे हैं, जैसा उन्होंने वादा किया था। वो आ रहे हैं। ब्रान ने लुविन को कभी इतना असमंजस में नहीं देखा था। खून उनकी बाह से टपक रहा था, जहां शैगी डॉग ने उनकी ऊनी आस्तीन और नीचे का मांस फाड़ दिया था। ओशा, मशाल, उन्होंने दर्द के बीच कहा। ओशा ने मशाल बुझने से पहले उठा ली। उनके चाचा की मूर्ति की दोनों टांगें काली कालिक से स्याह हो चुकी थी। वो जानवर, लुविन ने कहा, तोश में होना चाहिए था, केनल में। रिकॉन ने शैगी डॉग की खून से भीगी नाक थपथपाई। मैंने उसे छोड़ दिया। उसे जंजीरें पसंद नहीं, उसने अपनी उंगलियां चाटी। रिकॉन, ब्रान ने कहा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? नहीं, मुझे यहां अच्छा लगता है। यहां अंधेरा है और ठंड। मैं नहीं डरता। मुझे पिता का इंतजार करना है। तुम मेरे साथ इंतजार कर सकते हो, ब्रान ने कहा। हम दोनों साथ इंतजार करेंगे, तुम, मैं और हमारे भेड़िए। दोनों डायरवुल्फ अब अपने अपने घाव चाट रहे थे, उन पर नजर रखना जरूरी था। ब्रान, लुविन ने सख्ती से कहा, मुझे पता है तुम भले इरादे रखते हो, लेकिन शैगी डॉग बहुत जंगली है। मैं तीसरा आदमी हूं जिसे उसने घायल किया है। अगर उसे महल में आजाद छोड़ दिया, तो बस वक्त की बात है कि वो किसी को मार डालेगा। सच कड़वा है, मगर या तो उसे जंजीरों में रखना होगा या मारना होगा। ब्रान ने मन में सोचा, मगर जोर से बोला, वो जंजीरों के लिए नहीं बना। हम तुम्हारे टॉवर में रहेंगे, सब मिलकर। ये असंभव है, लुविन ने कहा। ओशा मुस्कुराई, जहां तक मुझे याद है, यहाँ का मालिक तो लड़का ही है। उसने मशाल लुविन को वापस दी और ब्रान को फिर अपनी बाहों में उठा लिया। चलो, मास्टर का टॉवर ही सही। क्या तुम आओगे, रिकॉन? अगर शैगी भी आए तो, उसने कहा, और ओशा और ब्रान के पीछे भागा। और मास्टर लुविन के पास कुछ नहीं बचा, बस उनके पीछे पीछे चलना और भेड़ियों पर सतर्क निगाह रखना। मास्टर लुविन का टॉवर इतना बिखरा हुआ था कि ब्रान को हैरानी होती थी कि वो यहाँ कुछ ढूंढ भी कैसे लेते होंगे। डगमगाती किताबों की ढेरियां टेबल और कुर्सियों पर फैली थीं, शेल्फ पर ढक्कन लगे कांच के जार कतार में रखे थे, फर्नीचर पर मोमबत्तियों के बचे हुए टुकड़े और सूखे मोम के धब्बे थे,
टेरेस के दरवाजे के पास तिपाई पर कौनसे का मीरिश लेंस ट्यूब रखा था। दीवारों पर तारों के नक्शे टंगे थे। फर्श पर बिखरे कागजों और नक्शों के बीच पंख और स्याही के बर्तन पड़े थे। ऊपर की बलियों में बैठे कौवों की तीखी क्वार्क क्वार्क की आवाजें हर ओर गूंज रही थी। ओशा लुविन के छोटे से धूसर शरीर पर लगे भेड़िए के दांतों के घावों को धो और बांध रही थी और लुविन सख्ती से उसे हिदायतें दे रहे थे। ये सब मूर्खता है, लुविन ने कहा जब उसने जलन पैदा करने वाला मरहम लगाया। मैं मानता हूं ये अजीब है कि तुम दोनों लड़कों ने एक जैसा सपना देखा, लेकिन सोचो तो ये स्वाभाविक है। तुम्हें अपने पिता की याद आ रही है और जानते हो कि वो कैद में है। डर इंसान के मन को बुखार की तरह गर्म कर देता है और अजीब ख्याल ला देता है। रिकन तो बहुत छोटा है समझने के लिए। मैं अब 4 साल का हूं, रिकन ने टोका, जो लेंस ट्यूब से पहली कीप पर बने गरगोयल को देख रहा था। बहुत छोटा है और ओह, साथ न रख, ये जलता है। नहीं, मत रोको और लगाओ। लुविन की आंखों में आंसू आ गए। फिर भी वो बोला, लेकिन तुम, ब्रान, तुम इतने बड़े हो कि जान सको, सपने सिर्फ सपने होते हैं। कुछ होते हैं, कुछ नहीं, ओशा ने धीमे स्वर में कहा और हल्के लाल रंग का फायर मिल्क गहरे घाव में डाला। लुविन ने दांत भींचे। वन के बच्चों के बारे में बहुत सी बातें कही जाती हैं, लेकिन वो सब अब केवल कहानियों में है। ब्रान ने कहा, ओल्ड नैन कहती है कि बच्चे पेड़ों के गीत जानते थे, पंछियों की तरह उड़ सकते थे, मछलियों की तरह तैर सकते थे और जानवरों से बात कर सकते थे। और ये सब जादू से करते थे। लुविन ने कहा, काश वो अब होते तो मेरा ये घाव भी जादू से भर देते और शैगी डॉग को समझा देते कि काटना नहीं चाहिए। फिर वो अचानक उठे और एक हरे रंग का जार ले आए। ये देखो, उन्होंने काला चमकदार तीर का फल बाहर निकाला। ये कांच का है, ब्रान ने कहा। ड्रैगन ग्लास, ओशा ने नाम लिया। ऑब्सिडियन, लुविन ने कहा। वन के बच्चे इसी से हजारों साल पहले शिकार करते थे। फिर उन्होंने बच्चों को बताया, हजारों साल पहले यहां सिर्फ वन के बच्चे रहते थे। छोटे कद के, तेज तर्रार, जंगलों और गुफाओं में रहने वाले। उनके देवता थे जंगल, पत्थर और नदियों के पुराने देवता। लेकिन फिर पूर्व से प्रथम पुरुष आए, कांसे की तलवारों और घोड़ों के साथ। उन्होंने पेड़ों में बने चेहरे काट डाले और आग में डाल दिए। इससे युद्ध छिड़ गया, खून की नदियां बह गईं और बच्चों की संख्या कम होती चली गई। अंततः गॉड्स आई झील के बीच एक द्वीप पर समझौता हुआ, जिसे पैक्ट कहते हैं, जिसमें गहरे जंगल हमेशा बच्चों के रहेंगे और वेयरवुड पेड़ों को कोई नहीं काटेगा। 4000 साल तक ये दोस्ती रही, जब तक एंडल्स नहीं आए, इस्पात और नए देवताओं के साथ। उन्होंने वेयरवुड जला दिए, बच्चों को मार डाला और अंततः बच्चे उत्तर की ओर भाग गए। तभी समर भेड़िया हुआ करने लगा। शैगी डॉग भी उठ खड़ा हुआ और उसके साथ चिल्लाने लगा। ब्रान का दिल बैठ गया। ये आ गया, उसने बमुश्किल कहा। उसे पता था, कौवे ने कल रात उसे विदाई कहने के लिए क्रिप्ट्स में ले गया था। अचानक शोर थम गया। समर शैगी डॉग के पास गया और उसके गर्दन पर लगे खून के धब्बे को चाटने लगा। तभी खिड़की पर एक काला कौवा आकर बैठा। उसके पंखों पर सूखा खून था। लुविन ने धीरे से उसके पैर से संदेश निकाला। ब्रान कांप रहा था। क्या लिखा है? ओशा ने ब्रान के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम जानते हो क्या है? लुविन ने कागज खोला। उनकी आंखें भर आईं। उनकी आवाज टूटी हुई थी। मेरे स्वामियों, हमें एक ऐसा पत्थर तराशने वाला ढूंढना होगा जो उनके चेहरे को अच्छी तरह जानता हो। क्या आपको लगता है कि ब्रान के सपने सच में भविष्य की झलक होते हैं या ये सिर्फ उसके मन का भ्रम है? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय कमेंट में बताना मत भूलें।